तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम सीधे उस दौर में चलते हैं। साल था 1817 और जगह थी सीलोन, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं। ये वो वक्त था जब कैंडी साम्राज्य को ब्रिटिश क्राउन को सौंपे हुए बमुश्किल 3 साल ही हुए थे। ऊपर से देखने पर शायद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आकार ले रहा था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा कमांडर जिसे खुद ब्रिटिश सरकार ने एक लोकल विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा हो, और वो वहां जाकर क्या करता है? वो सीधे पाला बदल लेता है और उसी विद्रोह का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है ना बिल्कुल किसी फिल्मी प्लॉट जैसा। ये कहानी है केपे टिपोला डिसावे की, जो इस महान ऐतिहासिक विद्रोह के ठीक केंद्र में है। देखिए, 1815 के कैंडी समझौते के बाद से ही हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे थे। असंतुष्ट कैंडियन प्रमुखों और ब्रिटिश प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। 1816 में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष को हटाने की एक गुप्त योजना बनी। फिर एक स्वदेशी राजा की मांग उठी। ये पूरा इलाका सचमुच एक बारूद का ढेर बन चुका था, जिससे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इस भारी गुस्से की जड़ क्या थी। दरअसल ब्रिटिश अधिकारियों ने वहां के उच्च पदस्थ स्थानीय प्रमुखों और पुजारियों की लगातार अनदेखी शुरू कर दी थी। जिन पारंपरिक अधिकारों की गारंटी 1815 के समझौते में दी गई थी, उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। इसी ने स्थानीय नेताओं के भीतर एक गहरी निराशा भर दी थी। और वो चिंगारी जिसने आखिरकार युद्ध भड़का दिया, वो अधिकारों के हनन का एक सीधा सा मामला था। ब्रिटिश गवर्नर ने हाजी मरिक्कर को एक ऐसे पद पर बिठा दिया जो पारंपरिक तौर पर स्थानीय कैंडियन नेताओं को मिलना चाहिए था। बस लोगों के सब्र का बांध टूट गया। स्थानीय प्रमुखों ने कड़ा विरोध किया और अंततः हाजी मरिक्कर की हत्या कर दी गई। यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसके बाद उवावलासा क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। ये लोकल विरोध अब एक बड़े संग्राम में बदल रहा था, चिंगारी और एक लंबा गुरिल्ला युद्ध। हालात कितनी जल्दी बेकाबू हुए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब ब्रिटिश असिस्टेंट रेजिडेंट मेजर विल्सन ने बातचीत से शांति स्थापित करने की कोशिश की, तो उन पर तीरों से हमला हुआ और उनकी जान चली गई। इसी अफरा तफरी के बीच विल्बा में नाम के एक पूर्व पुजारी को, जिसने खुद को पुराने शाही परिवार का बताया, कैंडी का नया राजा घोषित कर दिया गया। विद्रोहियों ने ये लड़ाई पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल नहीं लड़ी। उन्होंने हिट एंड रन यानी मारो और भागो की गुरिल्ला रणनीति अपनाई। उन्होंने वहां के घने जंगलों का पूरा फायदा उठाया और पूरे आइलैंड में अपना नेटवर्क फैला लिया। ब्रिटिश सेनाएं, जो सिर्फ यूरोपियन स्टाइल में लड़ने की आदी थीं, इस अचानक और अदृश्य खतरे के सामने पूरी तरह से चकित रह गई। विद्रोहियों ने तो फोर्ट मैकडॉनल्ड जैसे मजबूत किलों को भी घेर लिया था। इस विद्रोह का पैमाना वाकई विशाल था। जरा नंबर पर गौर कीजिए। अनुमान है कि कम से कम 20,000 लड़ाकों ने एक आधुनिक यूरोपीय सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। ये कोई छोटा मोटा दंगा नहीं था, ये एक बेहद सुनियोजित और व्यापक आजादी की लड़ाई थी। और यहीं पर हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे युद्ध की दिशा को हमेशा के लिए पलट दिया। दल बदलू कमांडर की कहानी। वापस आते हैं केपे टिपोला डिसावे पर। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उवाविलासा का विद्रोह कुचलने का सीधा आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी पूरी रेजिमेंट को वापस भेज दिया, ब्रिटिश सेना के सारे हथियार लौटा दिए और खुद जाके उन विद्रोहियों के सबसे बड़े लीडर बन गए। उनका ये निडर कदम आजादी के इस आग में घी का काम कर गया। इस पूरे विद्रोह को सिर्फ हथियारों की ताकत ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक वैधता भी मिली, जब रेवरेंड वारियापोला श्री सुमंगला ने भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडियन परंपरा के अनुसार जिसके पास ये अवशेष होता है, वही देश का सच्चा और न्यायसंगत शासक माना जाता है। इस एक घटना ने पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। लेकिन एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी से ब्रिटिश कुमुख पहुंचने के बाद युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल गया और यहाँ से शुरू हुआ साम्राज्य का भारी पलटवार। इस बड़े विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक बेहद सख्त और निर्मम स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी यानी सब कुछ झुलसा देने वाली नीति अपनाई।
उन्होंने घरों को, धान के खेतों को पूरी तरह जला दिया, मवेशियों को मार डाला और विद्रोहियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। उनका एक ही मकसद था, इन विद्रोहियों के जिंदा रहने के सारे साधन हमेशा के लिए खत्म कर देना। इस निर्मम कार्रवाई का नतीजा बहुत ही डरावना था। इस अकेले संघर्ष में 10,000 से ज्यादा सिंगली लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि इस ऐतिहासिक युद्ध की त्रासदी कितनी गहरी थी और आजादी के लिए इस इलाके ने कितनी भारी कीमत चुकाई थी। संसाधनों की भारी कमी और इतने क्रूर दमन के चलते आखिरकार ये विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। केपी टिपोला डिसावे, जिन्होंने इतने साहस के साथ नेतृत्व किया था, बीमार पड़ गए। उन्हें बंदी बना लिया गया और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उनका सिर कलम कर दिया गया। उनके इस दुखद अंत के साथ ही इस महान विद्रोह का भी अंत हो गया। विद्रोह तो समाप्त हो गया था, लेकिन इसके जो लंबे समय तक रहने वाले असर थे वो अभी बाकी थे। इन परिणामों ने आइलैंड की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1840 का क्राउन लैंड्स अतिक्रमण अध्यादेश इसी सिलसिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस कानून के जरिए औपनिवेशिक सरकार ने बड़े पैमाने पर लोकल लोगों की जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। इसका सीधा असर वहां के कैनेडियन किसानों पर पड़ा, जिनकी पुश्तैनी जमीनें छिन गईं और वे पूरी तरह से गरीबी और लाचारी के दलदल में धकेल दिए गए। और आप जानते हैं इन जब्त की गई जमीनों का आखिर में हुआ क्या? ये उच्च भूमि क्षेत्र थे जो नकदी फसलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ब्रिटिश प्रशासन ने ये सारी जमीनें यूरोपीय बागान मालिकों को दे दी, जिन्होंने वहां कॉफी, चाय और रबर के विशाल प्लांटेशन लगाए। जी हाँ, प्रसिद्ध सीलोन टी इंडस्ट्री का जन्म असल में लोकल लोगों के घर उजड़ने की इसी नींव पर हुआ था। इस बड़े आर्थिक बदलाव ने पूरे आइलैंड का डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या का ढांचा ही बदल दिया। इन नए बागानों में सस्ते मजदूरों के तौर पर यूरोपीय मालिकों ने दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में अनुबंधित तमिल मजदूरों को बुलाया। बहुत ही जल्द इन मजदूरों की आबादी द्वीप की कुल जनसंख्या का 10% हो गई, जिसने श्रीलंका के सामाजिक ताने बाने को स्थायी रूप से नया रूप दे दिया। पर देखिए, इतिहास का पन्ना कभी आखिरी नहीं होता। आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे 1817 के इस विद्रोह को आज देखा जाता है, एक विरासत जिसे आखिरकार फिर से लिखा गया। ये करीब 200 वर्षों का एक लंबा और दर्द भरा सफर रहा है। 1818 में एक ब्रिटिश गजट के जरिए इन विद्रोहियों पर आधिकारिक तौर पर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया गया था। 1948 में आज़ादी मिली, वादे हुए कि ये कलंक मिटेगा, पर दशकों तक कुछ नहीं हुआ। आखिरकार साल 2017 में आकर उस पुराने गजट को आधिकारिक रूप से रद्द किया गया। 2017 के इस ऐतिहासिक कदम के साथ उन लड़ाकों का सम्मान आखिरकार वापस लौट आया। उन्हें अब देशद्रोही नहीं बल्कि नेशनल हीरोज यानी राष्ट्रीय नायक के रूप में मान्यता दी गई है। उनके वंशजों को एक आधिकारिक घोषणा पत्र सौंपा गया जो उनके पूर्वजों के इस महान बलिदान को पूरे राष्ट्र की ओर से एक सलामी थी। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास आखिर कैसे दर्ज और याद किया जाता है? जब किसी औपनिवेशिक सत्ता द्वारा देशद्रोही करार दिए गए लोगों को आधिकारिक क्षमादान मिलने और आजाद देश का राष्ट्रीय नायक बनने में पूरे 200 साल का लंबा वक्त लग जाए, तो ये ऐतिहासिक सच्चाई और हमारी स्मृतियों के बारे में क्या कहता है? सोचिएगा जरूर।